नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी की रिवीजन सीरीज में फिर से एक नया लेक्चर लेकर के हाजिर हूं। बिहार में मुस्लिम शासन को हम देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बिहार में दिल्ली सल्तनत के अलग अलग समय में किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित रही हैं उनसे संबंधित प्रश्न देखा। बिहार के कौन कौन प्रशासक रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न देखा है। उसी के लेक्चर के अगले सीरीज में भाग 2 में हम आगे 40 के बाद 41वें नंबर प्रश्न से देखने जा रहे हैं प्रश्न। इसके पहले वाले लेक्चर में 40 क्वेश्चन हुए थे और इस लेक्चर में भी फिर 40 क्वेश्चन हम देखेंगे। देखते हैं कि क्या है प्रश्न। चलिए बढ़ते हम आगे, और बढ़ने के क्रम में हमारे सामने 41वां नंबर प्रश्न कुछ ये है। 41वां नंबर प्रश्न को हम देखते हैं क्या है। द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड वाज। तुगलक काल में बिहार की राजधानी रही है। तुगलक काल क्या, बिहार में उस वक्त राजधानी मुस्लिम शासन जब स्थापित हुई तो बख्तियार खिलजी के समय से ही बिहार की राजधानी रही। और कौन सी? द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड वाज दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर या पटना। तो बार बार ये नाम निकल के आ रहा है, क्या? बिहार शरीफ, जिसको उदंतपुरी भी कहा जाता था, लेकिन अब मुस्लिम शासन के समय में इसका नाम बिहार शरीफ हो चुका है, तो बिहार शरीफ ही हम कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 41वें के बाद 42वें की बारी है। नंबर प्रश्न कहता है, विच सूबेदार ऑफ बिहार रिवोल्ट अगेंस्ट द सुल्तान ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने इसको बिहार का प्रशासक बनाया और इब्राहिम लोदी के समय में इसने विद्रोह कर दिया। ठीक है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खां नुहानी, फरीद खां, हसन खां सूरी या अब्बास खां शेरवानी। नाम अगर पिछला लेक्चर आपने रिवीजन किया होगा उसमें इनका नाम आया था। क्या है? दरिया खां नुहानी, जिनको पहले सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रशासक बनाया, लेकिन उनके पुत्र इब्राहिम लोदी के समय में इन्होंने विद्रोह करने का कार्य किया है। 42वें के बाद 43वें पे चलते हम लोग। Who crushed the revolution which began under the leadership of तुर्गिल? तुगलक खां के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुई थी क्रांति, उसको किसने कुचला? खिलजी, तुगलक, सैयद या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी में यह प्रश्न आ चुका है, शासक का नाम पूछ चुका है कि तुगरिल खां ने किसके समय में विद्रोह किया था। अब यहां पे वंश पूछ रहा है कि किसके समय में। आपको पता है तुगरिल खां बलबन का एक गुलाम था, जिसे बलबन ने बिहार का प्रशासक बनाया था। लेकिन यही तुगरिल खां 1279 ईस्वी में बलबन के खिलाफ विद्रोह कर देता, और यह पहली बार ऐसा होगा कि कोई गुलाम अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह करे। तो बलबन ने स्वयं से अभियान किया और स्वयं सैन्य अभियान करके बंगाल जाकर के तुगरिल खां को दंडित करता, मृत्यु दंड देता। और ये एक लौता ऐसा अभियान है जिसे बलबन ने खुद से नेतृत्व किया था। ठीक है। तो खिलजी भी नहीं होगा, तुगलक भी नहीं होगा, सैयद भी नहीं होगा। गुलाम होता तो होता, नहीं तो यहां पे क्या हो जाता? उपरोक्त में से कोई नहीं होता। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 44। Which Sultan of Delhi expand kingdom to मुंगेर by conducting military campaign in बिहार? दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार के सैन्य अभियान चलाकर अपने राज्य का विस्तार मुंगेर, अर्थात हम कह सकते हैं दक्षिण बिहार। अब ये शब्द यहाँ पे दक्षिण बिहार भी दे सकते हैं या मुंगेर तक किया, वह कौन सा सुल्तान था? तो वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो ये सुल्तान सिकंदर लोदी थे। कौन था? सिकंदर लोदी, इसने मुंगेर तक अभियान किया और वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 आती है। प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल के दौरान बिहार का राज्यपाल नहीं रहा है। सल्तनत काल अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी के समय का काल पूछ रहा है। तुगान खां रहा है, तुर्गिल तुगान। इसने राम सिंह देव के समय में कर्नाट वंश पर आक्रमण किया था। हातिम खां रहा है, मुबारिज खां रहा है, सैफुद्दीन ऐबक नहीं रहा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। सैफुद्दीन ऐबक कभी भी बिहार का सूबेदार नहीं रहा है। बी आंसर हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 45वें के बाद 46वें की बारी आ गई। Whose tomb is located at the बड़ी दरगाह मनेर। कौन है सूफी संत वो? बड़ी दरगाह मनेर, मनेर पटना में है। बड़ी दरगाह मनेर में किसकी कब्र स्थित है? किसका कब्र है? किसका कब्र मकबरा है? तो ऑप्शन पढ़ते हम लोग। इनाम ताज फकी सूफी संत रहे हैं। मखदूम याहिया ये भी सूफी संत हैं। सरफुद्दीन अहमद मनेरी ये भी सूफी संत है। शाह दौलत मनेरी ये भी सूफी संत हैं। अब मनेरी से आप मनेर मत मार दीजिएगा। इन दोनों में से कोई नहीं है, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा? मखदूम याहिया। मखदूम याहिया मनेर में इनका बड़ी दरगाह में कब्र स्थित है। बीवीआई प्रश्न है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आप रिवीजन करेंगे इसको बार बार देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न कहता है, इन द 30th सेंचुरी गयासुद्दीन द गवर्नर ऑफ बंगाल। गयासुद्दीन की बात हो रही है तो हिसामुद्दीन गयासुद्दीन। जब याया और गवर्नर ऑफ बंगाल बोला तो इसका मतलब है ये गयासुद्दीन तुगलक नहीं, गयासुद्दीन आजम है, जिसका ओरिजिनल नाम क्या, मूल नाम क्या है? हिसामुद्दीन एवज, है ना। तो इन द 13th सेंचुरी गयासुद्दीन द गवर्नर ऑफ बंगाल फॉट विथ। 13वीं शताब्दी में बंगाल के गवर्नर गयासुद्दीन ने किसके साथ युद्ध किया था? वो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तिरहुत के राजा, सारण के राजा, चेर सरदार या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको याद होगा कि अपने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत जब इल्तुतमिश बिजी था पश्चिम में, तो इसने कामरूप, जाजनगर, बंग और तिरहुत के क्षेत्रों से कर वसूला। तो किस राजा के यहाँ हमला किया होगा? तिरहुत के राजा के पास यह हमला किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे, चीजों को जो है लिंक करके पढ़ोगे, समझ में आएगी बातें। सिर्फ रट्टा मारोगे फिर भूलोगे, रट्टा मारोगे भूलोगे। 48 नंबर प्रश्न है, हु प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन द इनिशियल राइज ऑफ अफगान पावर इन बिहार। बिहार में अफगान शक्ति के प्रारंभिक उदय में निर्णायक भूमिका किसने निभाई? लोदियों के समय में बिहार में अफगान शक्ति स्थापित होती है। लोदियों के समय में ही सिकंदर लोदी ने ही पहली बार अफगान शक्ति को स्थापित किया है। लेकिन बिहार में किसके समय में हुआ है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुर्रानी क्लैन, सूर क्लैन, फॉर्मुली क्लैन या नुहानी क्लैन। कर्रानी कबीला, सूर कबीला, फॉर्मुली कबीला या नुहानी कबीला। आपको याद होना चाहिए पहली बार सिकंदर लोदी के समय में नुहानी, दरिया खां नुहानी जो है क्या बनते हैं? बिहार के प्रशासक। नुहानी लोगों का उस समय वर्चस्व स्थापित होगा। नुहानी कबीले के समय में बिहार में अफगान शक्ति का उदय होता है। तो हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं 48 के बाद 49 नंबर पे। Who was the founder of Nuhani Kingdom? Who was the founder of Nuhani Kingdom in Bihar? बिहार में नुहानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जलाल खान नुहानी, मोहम्मद खान नुहानी, दौलत खान लोदी या दरिया खान नुहानी। बिहार में नुहानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिहार में नुहानी साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद खान नुहानी था। कौन था? मोहम्मद खान नुहानी था।
ठीक है, बिहार में नुहानी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मोहम्मद खां नुहानी। प्रश्न संख्या 50 पे जाने की बारी है। इसमें कुछ समझना है नहीं, इसमें कुछ है भी नहीं समझने के लिए। Who was appointed by the सिकंदर लोधी to collect tax from बिहार? ठीक है, एक मिनट, what happened? ओके, सिकंदर लोधी ने बिहार क्षेत्र से कर वसूलने के लिए किसे नियुक्त किया था? ये किस व्यक्ति को नियुक्त किया था भाई? सिकंदर लोधी ने ये नियुक्त किया था दिलावर खां को। किसे नियुक्त किया था? दिलावर खां को। सबसे पहले सिकंदर लोधी ने बिहार से किसे नियुक्त किया पैसा वसूलने के लिए? दिलावर खां को। याद रखना है, सबसे पहले दरिया खान नूहानी को उसके बाद नियुक्त करेगा। तो दिलावर खां को पहले नियुक्त करता है, कहां से? बिहार से कर वसूलने के लिए। Whom did सिकंदर लोधी अपॉइंट एज इन चार्ज ऑफ बिहार इन 1495-96? अब ये प्रश्न आ गया, पहले तो दिलावर खां को की नियुक्ति करता है वो बिहार में, और फिर प्रश्न पूछता है कि 1495-96 में सिकंदर लोधी ने किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? फरीद खां, हसन खां, बहार खां लोधी या दरिया खान नूहानी? और बस डी आंसर है दरिया खां नूहानी। तो दरिया खान नूहानी को 1495-96 में बिहार का प्रभारी नियुक्त करता है सिकंदर लोधी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Which Afghan dynasties struggled to take control of बिहार? किस अफगान राजवंश ने बिहार पर कब्जा करने के लिए संघर्ष किया? तो ये सरकी राजवंश है, जो जौनपुर का राजवंश है। इसने बार बार प्रयास किया है कि बिहार पर भी उसका कंट्रोल स्थापित हो जाए। तो ये कौन है? हुसैन शाह शर्की हैं। कौन है? हुसैन शाह शर्की। ठीक है, शर्की राजवंश जौनपुर के महानतम राजवंशों में से एक है। इन्हीं के समय में जौनपुर जो है फला फूला, तो शर्कियों के समय में ही जो है यह कोशिश की गई थी बिहार पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, जौनपुर का स्थापना किसने किया? जौनपुर का स्थापना आई एम वेरी सॉरी, खांसी चलते थोड़ी सी मैं भी परेशान हूं, आप परेशान तो होते ही हैं। जौनपुर का स्थापना 1359, जब फिरोज शाह तुगलक अपना दूसरा बंगाल अभियान कर रहा था। जब फिरोज शाह तुगलक अपना दूसरा बंगाल अभियान कर रहा था, पहला बंगाल अभियान 1353-54 में था और दूसरा भी अभियान 1359 में था। हालांकि दोनों ही अभियान असफल रहा उसका। ठीक है, तो वह लौटने के क्रम में वह जौनपुर का स्थापना करता है अपने भाई जौनाका के नाम पे। एक मिनट दिया। अपने भाई जौना खां के नाम पे। जौना खां कौन था? जौना खां के नाम पे पता है आपको, चचेरे भाई हैं ये। जौना खां कौन है? फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई, और आपको पता होना चाहिए यही जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक है। यही जौना खां क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मूल नाम जौना खां था। तो अपने भाई जौना खां के नाम पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के पश्चात उसके सम्मान में जौनपुर नामक नगर बसाया, और बाद में यही जौनपुर पर शर्की राजवंश स्थापित होता है और यहां पर फलता फूलता
क्वेश्चन नंबर 53, हु डिक्लेयर्ड बिहार एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर दरिया खान लोहानी? दरिया खान लोहानी के बाद किसने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया? ये हैं इब्राहिम शाह। ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह ने दरिया खान लोहानी के बाद बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, दिल्ली सल्तनत से अलग घोषित कर दिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? Who was appointed by the Babur as administrator of Bihar after displacing Muhammad Shah? महमूद लोदी। महमूद लोदी को हटाकर बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? अब यहीं पे शेर शाह का रोल आता है। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई हैं, कजन हैं, और जिस समय इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है तो महमूद लोदी भाग के आते हैं बिहार। और अफगानियों ने महमूद लोदी का समर्थन किया और महमूद लोदी ने बिहार का शासन संभालना स्टार्ट। इसी महमूद लोदी के साथ मन मार के, हालांकि मन तो था नहीं, महमूद लोदी के साथ शेर खां हो जाते हैं। इनका नाम शेर खां, शेरशाह सूरी शेर खां हो जाता है। महमूद लोदी बाबर से बदला लेने के प्रयास में है। शेर खां मना करते हैं कि नहीं, अब यह उचित वक्त नहीं है बाबर से लड़ने का। बाबर से टकराना नहीं चाहते शेरशाह, जानते हैं कि कितनी बड़ी ताकत है। तो महमूद लोदी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सेना इकट्ठा करते हैं और बाबर के खिलाफ अभियान करते हैं। घाघरा का युद्ध याद होगा, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा जाएगा। शेरशाह महमूद लोदी की तरफ से घाघरा का युद्ध में भाग लेगा और बाबर के खिलाफ भाग लेगा। इस युद्ध में महमूद लोदी पराजित होते हैं और शेरशाह वहां से भागते हैं। महमूद लोदी भाग जाता है। शेरशाह अंततः बाबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और बाबर की अधीनता में ही बिहार के प्रशासक नियुक्त होते हैं। हालांकि बिहार डायरेक्ट प्रशासक नियुक्त नहीं होते। महमूद लोदी तो भाग गया घाघरा के युद्ध के पश्चात। शेरशाह ने जलाल खां, जो उस समय अल्पवयस्क था, जो बहार खां का पुत्र था, ठीक है ना, बहार खां का पुत्र था, बहार खां की मृत्यु हो गई थी, तो बहार खां के पुत्र जलाल खां, जिसके संरक्षक थे शेरशाह, बहार खां ने अपने पुत्र के संरक्षक के तौर पे शेरशाह की नियुक्ति की थी। तो जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त करता है और शेरशाह को उसका संरक्षक नियुक्त करता है। हालांकि अल्पवयस्क है तो सारा का सारा शक्ति किसके हाथ में आ गया? शेरशाह के हाथों में आ गया। प्रश्न यहां पे है कि महमूद लोदी को हटाकर बाबर ने बिहार का प्रशासक किसने नियुक्त किया? तो महमूद लोदी को हटाया कब? घाघरा के युद्ध के पश्चात। और किसे नियुक्त किया? जलाल खां को। जलाल खां किसका बेटा है? बहार खां का। उसी बहार खां के शासन में जो है काम करते हैं कौन? शेरशाह। और अपने बेटा का संरक्षक, बेटा का टीचर नियुक्त किया रहता है बहार खां। क्लियर है? तो महमूद लोदी को हटाकर किसको बनाया गया? जलाल खां। लेकिन शक्ति किसके हाथ में रही? शेरशाह के हाथों में। क्योंकि ये अल्पवयस्क है, छोटा बे। सूर्यवंश की स्थापना किसने की? चलिए जी, सबको पता है। ऑप्शन ए शेरशाह, हसन खां, मोहम्मद नुहानी या दरिया खां। तो आंसर हो जाएगा शेरशाह। 1540 ईस्वी में द्वितीय अफगान शासन की स्थापना की, सूर्यवंश की स्थापना की है। ठीक है। और हसन खां तो इनके पिता का नाम है। हसन खां शेरशाह के पिता का नाम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शेरशाह वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खां बाई मोहम्मद नुहानी, हसन खां, दरिया खान नुहानी या हुमायूं खां? देखो जी, प्रश्न है शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? अच्छा, शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी इनको? क्योंकि इन्होंने शिकार के वक्त एक शेर को मारा था। शेरशाह दक्षिण बिहार के शासक
यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। और उस समय दक्षिण बिहार का शासक कौन था? बहार खां था। और यही बहार खां मोहम्मद नुहानी के नाम से शासन कर रहा था। किसके नाम से? मोहम्मद नुहानी के नाम से। अब समझ में आ रहा है? मोहम्मद नुहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि शेर शाह ने शेर को मारा था। इस मोहम्मद नुहानी का ओरिजिनल नाम क्या है? बहार खां है। कहां का शासक है? दक्षिण बिहार का। और इसी बहार खां का पुत्र कौन है? जलाल खां है। जिसका संरक्षक कौन है? शेर शाह। इसी का संरक्षक के तौर पे बहार खां कहिए तो मोहम्मद नुहानी कहिए तो। अब बात लिंक समझ में आ रहा होगा ना? तो किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद नुहानी का हो या बहार खां? चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 56 के बाद 57 नंबर 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। संतावन नंबर प्रश्न है, शेर खान फादर हसन खान वाज वेजल एट। शेर खां के पिता हसन खां कहां के जागीरदार थे? पटना, गया, सासाराम, आरा। सासाराम। अब इनके पिता के साथ बनती नहीं थी। शेर खां के पिता कौन है? हसन खां। 4 शादियां करी थी इन्होंने, शादी करने में एक्सपर्ट। और 8 बच्चे थे। शेर खां सबसे बड़ी वाली पत्नी से थे मतलब, लेकिन हसन खां अपने सबसे छोटी बीवी के से बड़े प्यार करते थे। छोटी बेटी से, छोटी बीवी जो उनकी थी उनसे प्यार करते थे, क्योंकि वो जवान थी ज्यादा, और उनके बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। अपनी छोटी बीवी के चढ़ावे में आकर के वो नफरत करते थे शेर खां से। शेर खां का बचपन का नाम फरीद था। तो अंत में फरीद कहां चला जाता है? जौनपुर चला जाता है अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने। सासाराम छोड़ देता है, वहीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। जौनपुर के शासक के यहाँ ही संरक्षण में रहता है, वहीं पे चीजें सीखता है कैसे, है ना? तो शेर खां के पिता हसन खां कहां के जागीरदार थे? सासाराम के। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अब दिक्कत है ना कि हम एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। जब तक एक लेक्चर सीरीज नहीं आता ना, तब तक हर चीज, हर कॉन्सेप्ट, हर जो है ना एक पर्सपेक्टिव, दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी पर्सपेक्टिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हर क्रिटिकल अप्रोच, बैलेंस्ड अप्रोच, चरित्र का मूल्यांकन, धार्मिक नीतियों का, प्रशासनिक नीतियों का, हर चीजों को कैसे समझेंगे लेक्चर के माध्यम से? एमसीक्यूज में तो पॉसिबल नहीं है ना। जितना फैक्ट हो सकता है उतना बता रहा हूं मैं। 58 नंबर कह रहा था, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ शेर शाह इन बिहार वाज एस्टैब्लिश्ड विद हिज विक्ट्री इन विच वॉर। शेर शाह का बिहार में राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध के पश्चात स्थापित हुई थी? बता दूं आपको, यह कन्नौज का युद्ध, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध या सूरजगढ़ का युद्ध, यह सूरजगढ़ का युद्ध से स्थापित हुआ था 1534 में। ठीक है ना? 1534 में लड़ी गई थी सूरजगढ़ का युद्ध, और इसके पश्चात जो है इसका राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। क्लियर है? तो पहला इनका युद्ध, प्रमुख युद्ध था शेर शाह का, जिसमें इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। इन विच वॉर डिड शेर शाह डिफीट हुमायूं? शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? हुमायूं तो अपनी गलतियों से हारते हैं। हुमायूं जो है, उनकी नीतियों में इतना लूप होल्स रहा है जिसके कारण से उनकी हार तय हो गई थी। तो सबसे पहले तो 1537 में इन्होंने चुनार का दुर्ग जीता। किसने? हुमायूं ने। 1537 ईस्वी में शेर शाह से चुनार का दुर्ग जीता। शेर शाह का पुत्र कुतुब खां चुनार के दुर्ग पे था।
6 महीने तक डेरा डाले रहा हुमायूं और अंततः चुनार का दुर्ग जीत जाता है और शेर शाह से संधि कर लेता है। शेर शाह ने शर्त रखा कि मैं आपसे संधि करूंगा इस शर्त पर कि यदि आप मुझे बिहार के साथ बंगाल भी देते हैं। हाँ, इसके बदले हर साल प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपए बराबर मैं आपको कर दूंगा। हुमायूं सीधे सीधे मना कर देते हैं, बोलते नहीं क्योंकि बंगाल के शासक जो हैं उन्होंने मदद के लिए बुलाया था हुमायूं को। बोलते नहीं, बंगाल तो नहीं दूंगा मैं, बंगाल का शासक कोई और होगा। और वो शेर शाह को पराजित करके बंगाल जीत लेते हैं। बंगाल जीतने के पश्चात उनसे गलती ये हो जाती है कि जीत के जश्न में 3-4 महीने बिजी रहते हैं। जिस वक्त वो लौट रहे होते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ के, उस वक्त चौसा के नजदीक शेर शाह इनको घेर लेता है और आमने सामने सेना 3 महीने तक खड़ी रहती है। शेर शाह इनको बिजी रखता है संधि में, 3 महीने तक उलझाए रखता है संधि के नाम पे। वो वेट कर रहा था कि बरसात का मौसम आए और नदी में पानी बढ़े, जिससे जो है मुगल सेना को हराना आसान हो जाएगी। बरसात शुरू हुई, गंगा नदी में पानी बढ़ा, इनके शिविरों में पानी घुसना स्टार्ट कर दिया। तब तक इधर शेर शाह की आर्मी ने हमला कर दिया। उसमें बचते बचाते तीर लग गई हुमायूं को। बचते बचाते गंगा नदी में कूद के एक मछुआरे ने जान बचाई। उस मछुआरों को एक दिन के लिए राजा भी बनाया उन्होंने। बादशाह का अधिकार भी दिया उस मछुआरे को एक दिन के लिए। बचते बचाते पहुंचते हैं दिल्ली। तो पहला युद्ध चौसा का युद्ध जून 1539 में। जब वहां पहुंचते हैं तो उनके 2 भाई हिंदाल और अस्करी दोनों हाजिर होते हैं हुमायूं के सेवा में। इसी क्रम में अस्करी के साथ हुमायूं का थोड़ा सा मतभेद हो जाता है और मतभेद के कारण अस्करी अपने सेना का अधिकतर भाग लेकर के लाहौर चला जाता है और ऐन मदद के वक्त हुमायूं कमजोर पड़ जाता है क्योंकि भाई ने साथ नहीं दिया। हिंदाल है लेकिन अस्करी ने साथ नहीं दिया। यह खबर शेर शाह को लगती है। शेर शाह अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में फिर से सेना भेजते हैं, लेकिन मुगल सेना के हाथों कुतुब खां मारा जाता है, शेर शाह का पुत्र मारा जाता है। धक्का लगता है शेर शाह को और शेर शाह ने स्वयं से नेतृत्व करने का ठाना और मुगलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। कन्नौज की तरफ सेना लेकर के बढ़ते हैं। इधर जो है हुमायूं अपनी सेना लेकर के आते हैं कन्नौज और वहां पे कन्नौज का युद्ध लड़ा जाएगा मई 1540 में। और इस युद्ध में भी बुरी तरह से पराजय होती है हुमायूं की। तो दोनों ही युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया। और कन्नौज का युद्ध कह लीजिए, बिलग्राम का युद्ध कह लीजिए, इसने भारत से अगले 15 सालों के लिए मुगल वंश को समाप्त कर दिया और पुनः अफगान वंश का स्थापना किया। तो शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया, आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कहता है। आफ्टर विच वॉर वॉज द अफगान स्टेट रीएस्टैब्लिश्ड बाय द शेर शाह। किस युद्ध के बाद शेर शाह ने अफगान राज्य की पुनः स्थापना की? वो कौन सा, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 में जो हुआ था उसके पश्चात जो है पुनः स्थापित किया गया? कौन सा हो जाएगा, बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज? ठीक है ना, 1540। ठीक है, 60 के बाद 61 पे चलते हैं। 61 देखते हैं लोग क्या है। प्रश्न है, हु वॉज द लास्ट अफगान रूलर इन बिहार? बिहार में अंतिम अफगान शासक कौन है? यह प्रश्न भी पूछ चुका है बीपीएससी में। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाशूर, सुलेमान कर्रानी या दाऊद खां कर्रानी। आंसर हो जाएगा अंतिम अफगान शासक हो जाएगा दाऊद खां
कर्रानी, दाऊद खां कर्रानी अंतिम अफगान शासक है, कहां पर? बिहार में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। द टॉम्ब ऑफ शेरशाह इज लोकेटेड एट, शेरशाह की जब मृत्यु हो गई, ठीक है ना, तो उसे कहां दफनाया गया, कहां उसका मकबरा स्थित है? तो ऑप्शन ए है पटना, मुंगेर, दिल्ली या सासाराम। तो हम कह सकते हैं सासाराम, सासाराम में उसका मकबरा स्थित है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में जाने की बारी है। उसके पापा सासाराम के ही जागीरदार थे ना, सासाराम ही उनका जन्मभूमि है। जन्मभूमि पे कोई भी दफन होना चाहता है। Which of the following work was not done by शेरशाह? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? शेरशाह ने बहुत सारे राजनीतिक प्रयोग किए हैं उन्होंने, और यही राजनीतिक प्रयोग बाद में मुगलों के प्रशासन का फाउंडेशन रहा। शेरशाह के राजनीतिक जो नीतियां रही हैं, बाद में मुगलों की नीतियां भी बनी हैं। ठीक है ना। जब्ती प्रणाली का परिचय या इंट्रोडक्शन, शुरुआत करी उन्होंने, इंट्रोडक्शन ऑफ कन्फिस्केशन सिस्टम, जब्ती प्रणाली की शुरुआत की उन्होंने, सही है। मेजरमेंट के लिए, जमीन के मेजरमेंट के लिए अलसी और सन की छड़ियों का प्रयोग, ये भी सही है। रुपए का प्रचलन, ये भी सही है। ये तीनों ही नीतियों की शुरुआत किसने की? शेरशाह द्वारा। कौन नहीं शुरुआत किया गया? मनसबदारी प्रथा नहीं शुरू किया गया इनके द्वारा, मनसबदारी प्रथा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा तो बाद में मुगलों द्वारा स्थापित शुरुआत किया जाएगा। तो ये तीन कार्य याद रखना है। जब्ती प्रणाली इन्होंने शुरुआत किया, मेजरमेंट के लिए, जमीन के मेजरमेंट के लिए अलसी और सन की छड़ियों का प्रयोग, और रुपए का प्रचलन। 64 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट डन बाई शेरशाह? फिर से बोल रहा है कि शेरशाह द्वारा ये कौन सा नहीं किया गया है? देश की भूमि का सर्वेक्षण किया गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया है, किसानों को पट्टा और स्वीकृति, पट्टा देना और कबूलियत, पट्टा और कबूलियत का प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? शेरशाह द्वारा। ये तीन नीतियां शुरू की गई। इबादत खाना इनके द्वारा निर्माण नहीं किया गया। किनके द्वारा? कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, ये नहीं किया गया है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये शेरशाह द्वारा नहीं किया गया। तीन नीतियां तो आपको इसमें आ गया, आपका क्या, आपकी कई सारी नीतियां आपकी दिख गई ना, 3 उधर और 3 छह नीतियां आपके कॉपी में होनी चाहिए। देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, और किसानों को पट्टा और कबूलियत देने की प्रथा का शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 65, क्या कहता है? हु एक्चुअली बिकेम द रूलर ऑफ बिहार आफ्टर द डेथ ऑफ दुदू बीबी? दुदू बीबी कौन थी? दुदू बीबी जो है मोहम्मद नुहानी या बहार खां की पत्नी थी। मोहम्मद नुहानी या बहार खां की पत्नी थी, और जलाल खां की माता थी। तो बाबर ने जलाल खां को प्रशासक नियुक्त किया था। समझ सकती है केंद्र के शेरशाह के हाथों में आ गई, और जैसे ही दुदू बीबी की मृत्यु हुई, वैसे ही सारा शक्ति किसके हाथ में आ गया? शेरशाह के हाथों में आ गया। तो क्या क्या हो जाएगा? सी। और आंसर हो जाएगा सी। उनकी मृत्यु के बाद कौन शासक बन गया? शेरशाह बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, पटना वॉज मेड द प्रोविंशियल कैपिटल बाई? पटना का पुनर्निर्माण करवाया इन्होंने, और पटना को फिर से राजधानी का दर्जा दिया इन्होंने, प्रांतीय राजधानी बनाई। किसने? शेरशाह ने। पटना का पुनर्निर्माण करने का श्रेय नहीं जाता है शेरशाह को, और शेरशाह ने ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाई। ठीक है, 66 के बाद 67 नंबर देखते हैं। इन द medieval period पटना वॉज रिबिल्ड बाय। अब पुनर्निर्माण की बात होगी ना, तो पहले याद रखिए, पहले तो उदयन ने किया था पटना का निर्माण,
और दूसरी बार शेरशाह के हाथों में आता है ये कार्यभार, और तीसरा मोहम्मद अजीम आएगा, उसका भी नाम आएगा अगले लेक्चर में। पटना में मध्यकाल में पटना का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हो गया शेरशाह हो गया। शेरशाह ने पटना का पुनर्निर्माण किया है, फिर से बनाया है। अगले प्रश्न में चलते हैं 67 के बाद। अंडर विच रूलर ऑफ साउथ बिहार डिड फरीद खान टेक रिफ्यूज? फरीद खान किस शासक के अंतर्गत शरणार्थी बना या वहां उनके सेवा में चला गया? इस प्रश्न का मतलब है कि उनके अधीन शरण लिया, मतलब कि उसके उनके सेवा में चला गया। तो नाम बार बार मैंने उनका लिया भी है, बहार खां, जो बाद में मोहम्मद नवानी के नाम से जाने जाएंगे। बहार खां हो जाएगा, बहार खां दक्षिण बिहार के ये शासक है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 68 के बाद 69। 69वीं कहता है हु रूल्ड साउथ बिहार इन द अर्ली फेज ऑफ द मुगल डायनेस्टी? है ना, मुगल वंश के प्रारंभिक चरण में दक्षिण बिहार पर किसने शासन किया? इस्लाम शाह, शेर शाह, मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह नूहानी आए थे बिहार। अब यहाँ पे बहार खां, उस वाले प्रश्न में बहार खां लिख दिया और इस प्रश्न में क्या लिख दिया? मोहम्मद शाह लिख दिया है। मोहम्मद शाह नूहानी कह लो, नूहानी नहीं यूज किया है। याद रखिएगा बहार खां मोहम्मद शाह नूहानी सेम व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे मोहम्मद शाह नूहानी, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद बहार खां, ठीक है ना। तो प्रारंभिक जब दक्षिण बिहार पर इनका अधिकार। अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 70। हु रूल्ड नॉर्थ बिहार इन द अर्ली फेज ऑफ द मुगल डायनेस्टी? अच्छा, मुगल डायनेस्टी की प्रारंभिक चरण में उत्तरी बिहार की, अब दक्षिण बिहार की चर्चा तो बार बार हो रही है। उत्तरी बिहार में किसका शासन था? उत्तरी बिहार में नुसरत शाह का शासन था। नुसरत शाह जनरली बंगाल का शासक था, जिसने बंगाल का शासक था, जिसने उत्तर बिहार पर अधिकार कर लिया। और इसी नुसरत शाह का हेल्प करने गए थे कौन गया था? हुमायूं, जिसके कारण से लौटने के क्रम में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था, और उसके बाद बिलग्राम का युद्ध हो गया। तो नुसरत शाह को पराजित करके उत्तरी बिहार, अब चूंकि ये तो बहार खां के सेवा में दक्षिण बिहार में, अब नुसरत शाह को पराजित करके बंगाल पर भी अधिकार कर लिया और उत्तरी बिहार पर भी अधिकार कर लिया। किसने? शेर शाह ने। तो शेर शाह को सबक सिखाने के लिए और वापस से बंगाल का शासक बनाने के लिए नुसरत शाह को ये जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। सड़के आजम, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है, पूर्व में सोनार गांव से लेके पश्चिम में कहां तक? सिंध, पेशावर या काबुल या लाहौर तक, सिंध तक, सिंध पर जाकर समाप्त होता है। सोनार गांव बंगाल, आज के समय में सोनार गांव कहां पे? बांग्लादेश में है। तो वहां से शुरू होता और कहां तक? सोचिए, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश तक ये रास्ता जाता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया था। किसने? शेर शाह ने। Who had said about the tomb of शेर शाह that it is more beautiful than the ताजमहल? शेर शाह के मकबरे के बारे में किसने कहा था यह ताजमहल से अधिक सुंदर है? जेम्स मिल, हॉकिंस, जेम्स पैट्रिक या कनिंघम? भारत के पुरातत्व के जनक, पुरातत्व के पिता, आर्कियोलॉजिकल फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया क्या है? कनिंघम। कनिंघम ने कहा है कि शेर शाह का मकबरा ताजमहल से भी अधिक सुंदर है ना। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक महान उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जो राजशास्त्राम में है। 72 के बाद 73 पे आते हैं। 73 पे देखते हैं। Who had said about the tomb of Sher Shah that it is a Muslim architecture art from outside and Hindu architecture art from inside? शेर शाह के मकबरे के बारे में किसने कहा था या बाहर से मुस्लिम स्थापत्य कला और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला है? नामी है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन के भी जो है आर्किटेक्चर दिखते हैं। किसने कहा है? कनिंघम, जेम्स कूपर, हैमिल्टन या कानूनगो? तो और डी हो जाएगा कानूनगो।
कानूनगो ने कहा है कि बाहर से इस्लामिक है और अंदर से हिंदू है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 74 के बाद 73 का 74, द सिल्वर कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रिमेन इन सर्कुलेशन टिल 1835 एडी। बताओ, इनके द्वारा जो शुरू किया गया था चांदी का सिक्का वो 1835 ईस्वी तक प्रचलन में था, जब तक मुगल सिक्के बंद नहीं हो गए हैं। तो किसके द्वारा? शेरशाह। कोई और कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया जो चांदी का सिक्का है वो मुगलों के समय में भी चलता रहा। और 1835 में फाइनली जाके जब बंद हुआ मुगल सिक्का चलना, तब जाकर के ये बंद हुआ। 74 के बाद 75 में आते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह वाज बेस्ड। शेरशाह की भू राजस्व नीतियां किस व्यवस्था पर आधारित थीं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पे थी। यहां पर किसान फसल उगाते थे और उसको वसूलने के लिए, उसका कर वसूलने के लिए डायरेक्ट प्रशासन जो बादशाह हैं उनके लोग, उनके अधिकारी स्वयं से आकर के वसूल के ले जाते थे। बीच में कोई भी किसी भी बिचौलिए का स्थान नहीं था। ठीक है ना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों का संबंध सीधे अधिकारियों से था। 76 पे चलते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा, तो ये जो है कुछ विभाग हैं जो शुरू किए गए थे शेरशाह द्वारा, कौन सा इसमें सही है कौन सा सही नहीं है देखना है। काराधान विभाग मतलब टैक्सेशन, जो टैक्स लगाता है। काराधान विभाग, टैक्सेशन विभाग क्या है? दीवाने वजारत, ये सही है। सैन्य प्रशासन दीवाने आरिज, ये भी सही है। न्यायपालिका दीवाने काजी, ये भी सही है। और डी है विदेश मंत्रालय दीवाने रसातल, ये भी सही है। तो चारों ही सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। मैंने ये इसलिए लिख दिया ताकि आपको विभाग की जानकारी होना चाहिए। इसमें कोई मैंने गलती नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन इसमें इस चारों मैंने इसलिए रखा ताकि आपको पता होना चाहिए कि चारों सही है। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कराधान विभाग, टैक्सेशन विभाग किसको कहा जाता था? दीवाने वजारत। सैन्य प्रशासन दीवाने आरिज, न्यायपालिका दीवाने काजी और विदेश मंत्रालय दीवाने रसातल कहा जाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं और अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑब्टेन्ड द टाइटल ऑफ हजारत। अच्छा, हजारते आला, जब वो दुदू मियां के मरने के पश्चात जब वह शासक बनते हैं तो हजरते आला की उपाधि इन्होंने धारण की। किसने? शेर खाने हजरते आला की उपाधि धारण की है। इनका नाम, इनकी उपाधि याद रखना है। इनका उपाधि क्या था? हजरते आला की उपाधि धारण करके यह शासक बनते हैं बिहार के और बंगाल के। 78 नंबर प्रश्न कहता है 78 नंबर प्रश्न कहता है कि इन विच बैटल शेर शाह ऑर्डर्ड मास मर्डर विच इज ओ माय गॉड, एक मिनट यार, सही साइज तो हो जाओ। मास मर्डर विच इज कंसिडर्ड अ ब्लैक स्पॉट ऑन द नेम ऑफ द शेर शाह। किस युद्ध में शेरशाह ने सामूहिक हत्या का आदेश दिया जो इतिहास में शेरशाह के नाम पर काला धब्बा है? यही एक काम उन्होंने गलत कर दिया। और कौन सा युद्ध था? रायसेन का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? रायसेन के युद्ध में इन्होंने सामूहिक हत्या का आदेश दिया था। 79 नंबर चलते हैं। 79 नंबर देखते हैं क्या है। Who said that if fortune supported him and good luck became his friend, he would one day expel the Mughals from India? किसने कहा था यदि भाग्य ने उसका साथ दिया और सौभाग्य उसका मित्र बना तो वो एक दिन मुगलों को भारत से निकाल देगा? यह जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे उस वक्त ये मुगलों की तरफ से ही युद्ध लड़ रहे थे और वो युद्ध था चंदेरी का युद्ध 1528 का,
चंदेरी का युद्ध जो लड़ा जा रहा था उसी वक्त इन्होंने ये कहा था, मुगलों की तरफ से लड़ते वक्त ही कहा था मुगलों के खिलाफ, यदि मौका मिला तो मुगलों को हम भारत से भगा देंगे। किसने? शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने। ठीक है, तो बाबर चौकन्ना था, बाबर जानता था कि ये बड़े चालाक आदमी है, अपने अधिकारियों को, अपने पुत्र को हिदायत दे रखा था कि इस व्यक्ति पर नजर रखना, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है ना, कभी भी सत्ता पलट सकता है। और आज का अंतिम प्रश्न, दहसाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इज रिलेटेड टू विच रूलर? भू राजस्व की दहशाला प्रणाली किस शासक से संबंधित है? यह टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था। इसके समय में? अकबर के समय में। दहसाला व्यवस्था, इस व्यवस्था को हम समझेंगे। इसमें लैंड को कैटेगराइज कर दिया गया था, और टाइप्स ऑफ लैंड के आधार पर जो है टैक्सेशन सिस्टम था। जो हाई क्वालिटी लैंड्स थी, जो फर्टाइल लैंड थी, उस पर ज़्यादा टाइप लैंड था। ये बैरन लैंड्स जिस पे कोई खेती नहीं होती थी, तो उनसे कोई कर वसूला नहीं जाता था। जो ऐसी पड़ती भूमि जिसके फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए रखा गया था, उस पर जब फसल होना शुरू होता था तब टैक्स लगता था। तो इस प्रकार से उसने लैंड को कैटेगराइज कर दिया था। और जो सबसे लैंड को कैटेगराइज करने के बाद हर कैटेगराइजेशन को भी अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया गया था। जैसे जिन भूमि पर खेती हो रही है उन भूमि को भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप की भूमि में कैटेगराइज करके और तब टैक्सेशन व्यवस्था लाया गया था। किसके समय में? अकबर के समय में। किसने लाया था? टोडरमल ने लाया था 1573 के आसपास। ठीक है, तो आशा है आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी। यदि आपको लेक्चर अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। यदि नए छात्र हैं तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक ले लेता हूं विदा। तब तक लेक्चर कीजिए एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।